हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी इन ब्रीफ। तो इस वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर एक वर्ड आ रहा है, दैट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? जब आप कभी भी प्री प्लानिंग करके चलते हो, यानी कि आपने पहले से प्लानिंग कर रखी है एंड आप उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते हो ताकि आप कोई भी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सको। तो वैसे ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, साइड बाय साइड उन्हें अपने डिसीजन को किस तरीके से लेना चाहिए, उसके लिए वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर कंपनी ये देखती है कि जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको वो किस तरीके से एलोकेट करें ताकि कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना हो। साथ ही साथ वो किस डायरेक्शन में अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें, अपने जो भी डिसीजन है उसको किस तरीके से फ्रूटफुल बनाए, वो सब करने के लिए वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को करते हैं। सेकेंडली, जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है इसके अंदर कंपनी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करती है कि लंबे टाइम तक कंपनी को कौन कौन से गोल्स अचीव करने हैं एंड वन बाय वन करके कंपनी उसके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करती है ताकि कंपनी वन बाय वन करके स्टेप ले सके जो कि इफेक्टिव स्टेप्स हो और कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर सके। सेकेंडली, जो कंपनी होती है वो बेस्ट स्ट्रैटेजीज को ही हमेशा डिटरमाइन करती है, क्योंकि अगर वो बेस्ट स्ट्रैटेजी को डिटरमाइन नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं लैक आ सकता है कि कंपनी अपनी गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। तो यहाँ पर कंपनी दोनों ही चीज को लेकर चलती है जो इंपॉर्टेंट होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए। फर्स्ट इज इंटरनल कैपेबिलिटीज, सेकंड इज एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस। यानी कि कंपनी को ये देखना पड़ता है कि उसके अंदर कितनी इंटरनल कैपेबिलिटीज हैं, क्या वो जो गोल सेट कर रही हैं उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो उस गोल को अचीव कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। ठीक है। सेकेंडली, कंपनी मार्केट कंडीशंस को भी एनालाइज करती है कि मार्केट के अंदर अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, उसके बिहाफ पर भी कंपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करती है ताकि मार्केट के अंदर कंपनी लॉन्ग टर्म तक स्टे कर सके। नाउ नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। नेचर क्या होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को करने का? फर्स्ट इज लॉन्ग टर्म फोकस। डेफिनेशन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है कंपनी हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स उसमें सेट करती है। सो जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है उसके अंदर कंपनी लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करती है रेदर देन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज कंपनी का यहाँ पर एक क्लियर विजन होता है कि उन्हें मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म तक स्टे करना है और अपना फ्यूचर फ्रूटफुल करना है। सेकेंड इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। जो कंपनी होती है वो हमेशा वेरियस एक्सपेक्ट्स को लेकर चलती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अंदर वो अपने मिशन को, रिसोर्सेज को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को, सभी चीज़ों को इंक्लूड करती हैं, क्योंकि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। उसके अंदर सारी कंपनी के एक्सपेक्ट को इन्वॉल्व करा जाता है, तभी तो कंपनी अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाकर। थर्ड वन इज डायनेमिक प्रोसेस। यानी कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो वन टाइम प्रोसेस नहीं होता, वन टाइम इवेंट नहीं होता, बल्कि एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ठीक है। कंपनी को रेगुलरली अपने आप को रिव्यू करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, मार्केट कंडीशंस को एनालाइज करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, फिर उसके बिहाफ पर कंपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को करती है। साथ ही साथ कंपनी को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या क्या मार्केट के अंदर सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, उसके बिहाफ पर कंपनी को अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को इन्हांस करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है विद द टाइम। नाउ फोर्थ वन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स। जो इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है वो हमेशा से इनपुट्स को इनटेक करती है, यानी कि कंपनी के जो वेरियस स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी मीटिंग कंडक्ट होती है, वो भी अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपने इनपुट्स रखते हैं, फिर उसके बिहाफ पर भी कंपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को क्रिएट करती है। अब स्टेक होल्डर्स के अंदर कंपनी मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, इन सबके जो फीडबैक्स होते हैं, इन सबके जो इनपुट्स होते हैं उन सबको लेती है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाती है ताकि कंपनी हर किसी का ओपिनियन ले सके और बेस्ट स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बना सके। नेक्स्ट वन इज अलाइनमेंट विद मिशन एंड विजन। यानी कि कंपनी जो होती है वो स्ट्रैटेजीज को अलाइन करती है, किस तरीके से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को भी और उसका विजन दोनों ही को लेकर चलती है, फिर उसी के बिहाफ पर वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाती है। इसके अंदर कंपनी एक अप्रोच रखती है कि किस अप्रोच से उन्हें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स एलोकेशन। यानी कि बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर वो होता है रिसोर्स को एलोकेट करना इफेक्टिवली तरीके से। तो इसके अंदर जो कंपनी होती है वो हमेशा अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना चाहती है ताकि जो उनके रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम वेस्ट हो या ना के बराबर वेस्ट हो। वो अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज करना चाहती है ताकि वो अपने डिजायर्ड आउटकम्स को अचीव कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों होता है हर एक कंपनी के लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इंपॉर्टेंट? फर्स्ट वन इज प्रोवाइड डायरेक्शन। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग हमेशा कंपनी को एक क्लियर रोड मैप देता है कि किस तरीके से कंपनी को वर्क करना चाहिए, उन्हें गाइड करता है प्रॉपर डिसीजन मेकिंग को लेकर, साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि जो भी कंपनी के प्रॉपर एफर्ट्स हैं वो अच्छी तरीके से अलाइन हो सके ताकि कंपनी का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव्स कंपनी सेट करें लॉन्ग टर्म स्टे करने के लिए इन द मार्केट, वो इंश्योर हो सके।
नाउ सेकंड वन इज एनहांस अडेप्टेबिलिटी, यानी कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होता है वो हमेशा से जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है, मार्केट कंडीशंस के अंदर चेंज आता है, उसको एनालाइज करता है और उसको अडेप्ट भी करता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चेंज होती रहती है एज पर द सर्कमस्टांसेस, ठीक है, जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं मार्केट के अंदर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग चेंज होती रहती है। साथ ही साथ क्विकली वो जो भी मार्केट के न्यू चैलेंजेस होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होते हैं, उसको ग्रैब करती है, इफेक्टिवली देखती है, एनालाइज करती है मार्केट की कंडीशंस को लेकर, फिर उसी के बिहाफ पर जो कंपनी होती है वो अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर चेंज लाती रहती है ताकि वो मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म स्टे कर सके एंड जो भी उनकी गोल्स हैं उसको अचीव कर सके। थर्ड इंपॉर्टेंस इज इम्प्रूव रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं एलोकेट करने के लिए रिसोर्सेज को इफेक्टिवली तरीके से। कैसे एलोकेट करेगा रिसोर्सेज को इफेक्टिवली तरीके से? पहली चीज, कम से कम वेस्टेज होना। अगर कम से कम रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है यानी कि आप रिसोर्स को अच्छे तरीके से एलोकेट करो। साथ ही साथ अगर आपकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा मैक्सिमाइज हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ के आ रही है, यानी कि आपने रिसोर्स को अच्छे तरीके से एलोकेट करके रखा हुआ है, तो रिसोर्स को एलोकेट करने में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग काफी ज्यादा हेल्प करती है। फोर्थ वन इज फैसिलिटेट परफॉर्मेंस मेजरमेंट, दैट इज जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो स्टैब्लिश करता है एक बेंचमार्क्स, एक लिमिट स्टैब्लिश कर देता है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्टैब्लिश कर देता है, जिसके बिहाफ पर जो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी होती है वो अपनी प्रोग्रेस को मेंटेन कर सकती है, उसको मेजर कर सकती है कि उन्हें कितनी प्रोग्रेस की नीड थी, उन्होंने अभी कितनी प्रोग्रेस करी है, क्या कोई प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही, कितने लूप होल्स आ रहे हैं, कितने उन्हें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कितने चैलेंजेस आ रहे हैं। फिर उसके बिहाफ पर प्रॉपर एनालाइज करने के बाद अगर कंपनी को लगता है कि कहीं न कहीं उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर नेसेसरी एडजस्टमेंट करने की नीड है, तो वो भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर वो अपने परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से मेज़र कर लेती हैं, तो उसी के बिहाफ पर वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, यानी कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट को भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। कैसे? अगर कंपनी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करती है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ ओनरशिप जो स्टेक होल्डर्स के पास है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो, ठीक है। एक कमिटमेंट जो कंपनी स्टेक होल्डर से करती है कि आपका हमारी कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं ओनरशिप रहेगी, तो वो भी फुलफिल हो जाती है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज में भी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। तो स्टेक होल्डर की जो इंगेजमेंट है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को लेकर, वो भी इन्वॉल्व हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट वन इज इंकरेज प्रोएक्टिव थिंकिंग, यानी कि जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है वो प्रमोट करती है प्रोएक्टिव अप्रोच को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विद इन द कंपनी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको इंकरेज करा जाता है कि वो कहीं ना कहीं थिंक अहेड करे, लंबे टाइम के लिए सोचे कि कैसे हम मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म तक स्टे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको किस तरीके से फेस करना है, रिस्क को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, अगर कहीं पर भी हमें लगता है कि एडजस्टमेंट करने की नीड है तो उसको किस तरीके से करना है। प्रोएक्टिव थिंकिंग में हेल्प करती है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। पहले से ही स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोएक्टिव थिंकिंग, यानी कि पहले से ही आप सोच लो कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम आने वाली, तो आप उसको किस तरीके से टैकल करोगे, किस तरीके से अचीव करोगे अपने गोल्स को। नेक्स्ट वन इज क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को करने के लिए। फर्स्ट चैलेंज कैन बी अनसर्टेनिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। हमें पता है कि जो हमारी मार्केट कंडीशन, जो इन्वायरमेंट होता है वो अनप्रिडिक्टेबल है, कोई भी उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाया कि अब फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कंपनीज के लिए इस चीज को डेवलप करना कि वो अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज को किस तरीके से बनाए कि उनका जो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस होने वाले हैं उनको वो स्ट्रैटेजी ग्रैप कर ले। जो भी कंपनी ने स्ट्रैटेजी बनाई है लॉन्ग टर्म स्टे करने के लिए विद इन द मार्केट, तो वो किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाए ताकि आगे कोई भी जो चेंजेस हैं होने वाले हैं मार्केट के अंदर, उसको भी उनकी स्ट्रैटेजी ग्रैब कर ले एंड वो मार्केट के अंदर स्टे कर सके। तो इस चीज को प्रिडिक्ट करना इन एडवांस वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी कि जो एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर्स होते हैं वो रेसिस्ट कर सकते हैं न्यू स्ट्रैटेजीज और चेंजेस के साथ जो भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस के अंदर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें इम्प्लीमेंटेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है अगर एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर्स रेसिस्ट कर जाते हैं न्यू स्ट्रैटेजीज के साथ। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स कॉन्स्ट्रेंट, दैट इज कंपनी के पास हमेशा से लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। यहाँ पे उनका लिमिटेड मतलब टाइम भी जो होता है कंपनी के पास लिमिटेड होता है, फाइनेंस भी, पैसे भी उनके पास लिमिटेड होते हैं। तो वो किस तरीके से अपने रिसोर्सेज, टाइम और फाइनेंस को मैनेज कर सके ताकि वो इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को क्रिएट कर सके। इस तरीके से एनालाइज करना अपने पूरे फाइनेंस को, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से एलोकेट करना विदाउट एनी वेस्टेज, टाइम को इफेक्टिवली यूज करना कैसे करेगी कंपनी, उस वो भी
ये एक चैलेंज होता है। नेक्स्ट वन इज इनएडुकेट डेटा, दैट इज अगर कंपनी के पास लैक ऑफ एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन की कमी होती है तो कहीं न कहीं उनके जो डिसीजन है उस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एंड कहाँ जो वो डिसीजन फ्रूटफुल होने वाला था वो डिसीजन पुअर डिसीजन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं अगर कंपनी के पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर लैक ऑफ एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट वन इज ओवर रिलायंस ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, यानी कि जो कंपनीज होती हैं वो कहीं ना कहीं हो सकते हैं कि वो टू हैवीली रिलाई कर जाए अपने पास्ट सक्सेस को लेकर। कंपनी अभी तक काफ़ी सक्सेस पा रही है और वो डिपेंड करती है कि हमें अभी तक हमारी जो हिस्ट्री रही है मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी रही है, हमने हमेशा सक्सेस पाई है, तो उसको लेकर वो काफ़ी हैवीली डिपेंड हो जाती है अपनी पास्ट सक्सेस को लेकर। तो अगर कहीं पर भी उन्हें फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि न्यू ट्रेंड्स अगर मार्केट के अंदर हो रहे, सर्कमस्टांसेस हो रहे, तो कंपनी उसको चेंज नहीं करना चाहती। वो ये सोच रही है कि अभी तक हमारी जो भी स्ट्रैटेजी चल रही थी, उसके बिहाफ़ पर हमने काफ़ी अच्छी सक्सेस पाई है, तो हम क्यों ही अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करें? तो वहाँ पर अगर वो इनोवेशन को नहीं अपनाएगी, अडैप्ट नहीं करेंगी न्यू-न्यू ट्रेंड्स को, न्यू-न्यू सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को रिक्रिएट नहीं करेंगी, तो ये भी एक चैलेंज आ जाता है। नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन गैप। अगर इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर, सभी जो भी एक्सपेक्ट होते हैं कंपनी के, वो आपस में अच्छे तरीके से बात नहीं कर पा रहे, तो कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने के चांसेस होते हैं एंड लैक ऑफ अलाइनमेंट होने के चांसेस होते हैं विद इन द टीम मेंबर्स, जिसके बिहाफ पर जो स्ट्रैटेजी होती है, वो गलत बन सकती है क्योंकि यहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप आ रहा है। कोई भी अपनी अपने जो थॉट प्रोसेस होता है, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है या एक्सप्रेस कर भी रहा है, तो कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जा रही है विद इन द टीम मेंबर्स। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अच्छे तरीके से बनी, फ्रूटफुल हो कंपनी के लिए, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी तक हमने बात करा इसका मीनिंग क्या होता है, नेचर, इंपॉर्टेंस और चैलेंजेस क्या होते हैं स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर। अब कोई भी कंपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को किस तरीके से क्रिएट करेगी, ये हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज डिफाइन द मिशन एंड विजन, यानी कि सबसे पहले कंपनी इस चीज को डिफाइन करती है कि उनका मिशन क्या है और उनका विजन क्या है। विजन जो होता है वो कंपनी का लॉन्ग टर्म तक होता है और जो मिशन होता है वो शॉर्ट टर्म तक होता है, तो कंपनी इसको कैलकुलेट करती है। मिशन का मतलब है कंपनी का क्या पर्पस है, किस पर्पस के लिए वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को बनाना चाहती है। विजन जो होता है वो फ्यूचर को बताता है। ठीक है, फ्यूचर में कंपनी 10 साल बाद किस चीज को अचीव करना चाहती है, किस लेवल तक पहुंचना चाहती है। तो सबसे पहले कंपनी को स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाने के लिए अपना मिशन और विजन को क्लियर करना पड़ता है, उसको डिफाइन करना पड़ता है। सेकंड स्टेप इज कंडक्ट अ सिचुएशनल एनालिसिस। अब जब कंपनी ने एक बार अपने मिशन और विजन डिसाइड कर लिए, तो उसके बिहाफ पर कंपनी क्या करती है, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करती है बाय यूजिंग द सॉट एनालिसिस, यानी कि कंपनी अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स का पता लगाती है, आइडेंटिफाई करती है की फैक्टर्स को जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, इसी की बिहाफ पर कंपनी एक एनालिसिस क्रिएट करती है। नेक्स्ट वन इज सेट स्ट्रैटेजिक गोल्स, यानी कि इस एनालिसिस के बेस पर कंपनी जो होती है वो अपने स्टैब्लिश, क्लियर, मेजरेबल, अचीवेबल लॉन्ग टर्म गोल्स को स्टैब्लिश कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने पहले क्या करा था, मिशन विशन डिसाइड कर लिया, फिर कंपनी ने अपनी इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को अच्छी तरीके से एनालाइज कर लिया। एनालाइज करने के बाद कंपनी के पास एक क्लियर चीज आ जाती है, एक क्लियर डेटा कंपनी के पास आ जाता है, जिसके बिहाफ पर कंपनी अपने मिशन और विजन को अलाइन कर सकती है। फोर्थ वन इज डेवलप स्ट्रैटेजीज। जब एक बार कंपनी बेस्ट स्ट्रैटेजीज को डिटरमाइन कर लेती है, तो उसको किस तरीके से अचीव करना है, क्या स्ट्रैटेजी हमें बनानी है, कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसके बिहाफ पर कंपनी अपनी स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है, जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स को, उनके मिशन और विजन को अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज क्रिएट एन एक्शन प्लान। अब जब कंपनी सब कुछ कर चुकी है, उसके बाद कंपनी एक्शन लेती है, एक्शन प्लान बनाती है। इसके अंदर कंपनी अपनी टाइमलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती है, इम्प्लीमेंट करती है बेसिकली स्ट्रैटेजीज को, और ये भी इंश्योर करती है कि हर किसी को अपने रोल्स अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, ताकि वो पर्सन अपने पर्टिकुलर गोल को अच्छे तरीके से कर सके एंड कंपनी के जो भी मिशन है, जो भी विजन है, उसको कंपनी इजिली अचीव कर सके। नेक्स्ट वन इज मॉनिटर एंड इवैल्यूएट प्रोग्रेस। जब एक बार कंपनी रिव्यू कर लेती है इम्प्लीमेंटेशन को एंड इम्प्लीमेंट कर लेती है पूरी स्ट्रैटेजीज को जो भी कंपनी ने बनाई होती है, तो उसके बिहाफ पर जो कंपनी होती है वो अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट कर पाती है, उसको मॉनिटर कर पाती है। अगर कंपनी को लगता है कि कहीं पर भी उन्हें एडजस्टमेंट करने की नीड होती है, ठीक है, तो कंपनी अपनी एडजस्टमेंट को भी चेंज कर पाती है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर पाती है, ताकि वो ट्रैक में रह सकें एंड लॉन्ग टर्म तक कंपनी मार्केट के अंदर स्टे कर सके, साथ ही साथ वो अपने मिशन और विजन को भी अचीव कर सके।